ईरान का आखिरी दाव, ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्लानिंग फाइनल ये करी है, थक हार के उसका आखिरी हथियार ये है कि हम ईरान पर ऐसी पाबंदी लगाएंगे। देखिए, ईरान के ऊपर जहर उगलने वाला ये है अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर, कह रहा है कि हम ईरान पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं जिसके बाद ईरान की पूरी रिजीम गिर जाएगी। कहता है कि यही टेक्निक हमने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाई थी और क्यूबा पर भी हमने ऐसी ही टेक्निक अपनाई थी। सो हम जो ये टेक्निक है ईरान पर भी हम लागू करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ईरान की सरकार जो है गिर जाएगी। यानी आप मान के चलिए, एक बात तो क्लियर है कि ईरान की सरकार इनसे नहीं गिरी थी। जिनका मकसद था कि हम ईरान की सरकार गिरा देंगे, ईरान की सरकार इनसे नहीं गिरी। तो ईरान की सरकार गिराने के बाद अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर चैनल पर जो आके बोल रहे हैं, इससे क्लियर हो गया है कि ये अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। चलिए, अब इसके बाद ईरान का क्या जवाब है, जो ईरान का आखिरी स्टेप होगा। ईरान का फाइनल स्टेप क्या है? ईरान का आखिरी दाव ये है, ईरान ने ऐलान किया है कि हम एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे। अब अगर एनपीटी से ईरान बाहर आ गया तो ईरान के पैरों में पड़ी ये आखिरी जंजीर होगी जिसे वो तोड़ देगा। अब आप कहेंगे रसा भाई एनपीटी क्या है? ये है न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी, यानी ये दुनिया भर देशों के लिए एग्रीमेंट है जो परमाणु बनाते हैं या परमाणु बना रखा है जिन्होंने, या यूरेनियम का संवर्धन करते हैं। ये अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ एनपीटी साइन कर लेते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। सीधी बात यह है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान पर पहले से ये लोग भरोसा नहीं करते एनपीटी में होने के बावजूद। अब ईरान ने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ किया, हम पर पाबंदी लगाई या और इकोनॉमिकल हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। यानी फिर हम परमाणु बनाएं ना बनाएं, छोटे हथियार बनाएं परमाणु के, टॉप के हथियार बनाएं, तुम हमें रोक नहीं सकते, ना फिर हमारे पैरों में कोई जंजीर होगी। सीन ये भी है कि अमेरिका का साथ कोई दे नहीं रहा है, ये तमाम लोगों को पता है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने दुनिया को धमकी दी है कि या तो हमारा साथ दो या फिर हम तुम्हें अपने खिलाफ मानेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा आप समझ जाइए कि मामला कितना गंभीर है, अमेरिका कितना यकोतन्हा है। 9 महीने बाद अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के इलाके से निकलकर अमेरिका के करीब पहुंच चुका है। ईरान के करीब उस जहाज की जगह चीन से मंगवाए अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने जगह ले ली है और इस वक्त चाइना फुल नोटिस कर रहा है कि मौका है, चौका मार सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने काफी बड़ी बात कह दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हम पर जो सैंक्शन लगाने की बातें की जा रही हैं, अमेरिका ने जो हवा बनाई है कि इकोनॉमिकली हम ईरान को झटका देंगे, इससे अमेरिका अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका ने जो हमसे लड़ाई लड़ी, देखिए ये ट्वीट किया है, अमेरिका ने जो अपने ऊपर कर्जा बढ़ा लिया है हमसे लड़ाई लड़ने के चक्कर में, उस कर्ज को छुपाने के लिए अमेरिका हम पर पाबंदी लगा रहा है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने इससे बड़ी बात कही, लॉजिक है जिनकी बातों में। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि वो ये दावा करते हैं कि हम बीच में लटके हुए हैं, हम फंस गए हैं, हम नुकसान में हैं और हम पर प्रेशर बनाने के लिए वो इकोनॉमिक खेल खेल रहे हैं। जो हम उनकी फौज के दबाव में नहीं आए, हम उनके इकोनॉमिकल खेल में दबाव में आएंगे। उनका मसला ये है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी रॉन्ग कैलकुलेशन थी। उन्होंने शुरू से अब तक हमारे बारे में अंदाज़ा गलत लगाया। आज वो फंसे हुए हैं।
हालात उनके ये हैं कि वो अपने लोगों से, अपने करीबी देशों से भीख मांग रहे हैं कि हमारा साथ दो ईरान के खिलाफ। ईरान धमकी वाले मोड में है, जंग के मोड में है भाई। पूरा मोड उसने वॉर का अपने अंदर लागू किया हुआ है। ईरान के एक और मिनिस्टर ने कड़वी बात कही, धमकी भरे लहजे में कहा कि दुश्मन अपनी मौजूदगी को इलाके में तुरंत खत्म कर दे, कहीं देर न हो जाए। हमने दुश्मन के हर एक मूव पर नजर रखी हुई है। एक गलती दुश्मन ने की कि हम उसे सबक तुरंत सिखाएंगे। इसकी कैलकुलेशन जैसे ईरान ने बताई, अमेरिका की कैलकुलेशन ही गलत है। यहां देखिए, अमेरिका के वित्त मंत्री एक दूसरे इंटरव्यू में आज के ही दिन कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेल के दाम एकदम से क्यों बढ़ गए हैं। तेल के दाम दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाहकर तेल की कंपनियों को धमकी दिलवाकर, धमकी देकर भी कम नहीं कर पा रहा है। ईरान ने ऑफिशियली भी नहीं छोड़ा भाई। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के इकोनॉमिकल टेररिज्म पर निंदा की है और इसको नाम दिया है इकोनॉमिकल टेररिज्म। ये जो ईरान हमारे खिलाफ लॉन्च किया है अमेरिका ने, ये इकोनॉमिकल टेररिज्म है, ये इंसानियत के खिलाफ है, आम जनता के ऊपर यह हमला है। अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मूज को लेकर ओमान और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत फेल हो गई है, यानी अब डील हो ही नहीं रही है, बात ही नहीं हो रही। अमेरिका छोड़ो किनारे, अमेरिका की अगर मान रहे हो तो ठीक है, ये बात मान लो। ईरान ने क्या कहा था, अमेरिका से डील तभी होगी, यूएई ने भी ये कहा था, अमेरिका से डील तभी होगी, पाकिस्तान ने भी ये कहा था, अमेरिका से ईरान की डील तभी हो सकती है जब ईरान की पहले डील ओमान से हो जाए। अब अमेरिका कह रहा है कि ओमान से ईरान की बातचीत फेल हो गई है, तो यानी ईरान से अमेरिका की कोई डील आगे होगी नहीं। उधर तेहरान, ईरान के अंदर लगातार आतंकी हमले जारी हैं। तेहरान के अंदर, तेहरान की एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। ईरान ने वजह नहीं बताई है, ईरान ने कुछ भी आधिकारिक बयान इस पर जारी नहीं किया है, लेकिन जो आग लगी है उसकी असली तस्वीर आपके सामने है। अमेरिका पूरी तरह से हार चुका है। उसकी एक और वजह यह है, अमेरिका ने कुछ दिन पहले कहा था और आज कर दिया है, पर्शियन गल्फ से अपनी फौज को शिफ्ट कर दिया है, अपने बेस को रिपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि अब इस्राइल अपनी फौज ट्रांसफर कर रहा है और सऊदी अरब के अंदर अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है और सऊदी अरब के अंदर अपनी मिलिट्री साइट्स को बड़ा कर रहा है, क्योंकि उसे इस्राइल और सऊदी अरब में अपनी फौज को पर्शियन गल्फ से निकालकर ट्रांसफर करना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हम शुरुआती वाले दौर में आ चुके हैं, जहां अब बस ये सोचना है, देखिए कि ईरान परमाणु बना सकता है कि नहीं। हमने उनको तबाह कर दिया है, अब बस शुरुआत वाला मौका है, जब जंग से पहले वाले हालात थे कि क्या ईरान परमाणु बनाएगा। अब ये बात मैं कह सकता हूं, मुझे लगता है कि ईरान परमाणु नहीं बना सकता। जेडी वेंस ने आगे कहा कि ईरान के पास दो ही ऑप्शन हैं, या वो वेस्टर्न देशों के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लें या अपनी इकोनॉमी को घुटते हुए देखें। अमेरिकी ऑफिशियल ने ईरान के प्लान को क्रैक किया है, कहा कि ईरान जानबूझकर इस जंग को खींच रहा है, वो लंबी तैयारी में है। ईरान बाबल मंदेब और हॉर्मूज को जानबूझकर बंद करके बैठा है। वो खींच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में हारने की खबर आ जाए। अगला जो चुनाव होने वाला है, अमेरिका के उस चुनाव को प्रभावित करना चाहता है ईरान। पूरी तरह से अमेरिका हार चुका है। पाबंदी वो हमेशा से खेलता आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अब ईरान पर हमला करने की औकात तो नहीं रही। ये तो आज बच्चों को समझ में आ गया। बौखलाहट अमेरिका में इतनी है कि अमेरिका ने आज अभी की तारीख में ईरान पर और बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। हर तरह का बैन ईरान पर
लगाया जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट की फौज सेंटकॉम ने दावा किया है कि अब तक हम 67 ईरान के 67 जहाजों को मोड़ चुके हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं। ईरान इंटरनली काफी इस टाइम सख्त है। ईरान ने प्रदर्शन के दौरान, जंग से पहले जो प्रदर्शन चल रहे थे जिसके बाद सीधा ये जंग शुरू हो गई, प्रदर्शन के दौरान एक अफगान नागरिक को पकड़ा था जिसने पुलिस वालों के ऊपर कातिलाना हमला करके उसे कत्ल कर दिया था, इलाके में आग लगाई थी। हजरात, ईरान ने तभी गिरफ्तार कर लिया था और आज की तारीख में उसे फांसी की सजा सुनाकर लटका दिया है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब अमेरिका में ही तेल की कमी हो रही है तो और इलाकों का क्या हाल होगा। ताजिकिस्तान इस वक्त ईरान से लगातार लिंक में है। ताजिकिस्तान ईरान से तेल खरीदने की चाहत में है। उधर अमेरिका कह रहा है कि हम अब तक चोरी से, चुपके से या जैसे भी 1300 जहाज हुर्मुज से निकाल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी भी प्लानिंग में गुलाबी सूअर श्योर है ही नहीं। अब आप खुद समझ लीजिए बयान में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहली बात, जो अभी तक पिछले कई महीनों से चीखता रहा था कि ईरान तड़प रहा है हमसे बात करने के लिए, ईरान बिलक रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है। अच्छा, फिर आज क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ईरान से बातचीत हो, टेबल पर बैठकर बातचीत हो, इसके आसार बहुत कम हैं। काहे बाड़ू, अभी तो कह रहा था तू कि नहीं नहीं ये तो रो रहा है ईरान, अब कैसे पलट गया तू है? आगे इसने कहा है कि अगर हमारा इकोनॉमिकल प्रेशर ईरान पर काम नहीं किया, मतलब साले को इसको अपने इस वाले आखिरी वार पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। कह रहा अगर इकोनॉमिकल प्रेशर काम नहीं करा ईरान के ऊपर तो हम ईरान पर बहुत बड़े हमले कर देंगे। अरे पहले जाके इंटरसेप्टर तो बना ले गुलाबी सुअर। उधर आईआरजीसी कहां चुप रह रही है भैया। आईआरजीसी के कमांडर ने कह दिया कि अब अगर जंग हुई तो हम और तगड़े वॉरहेड इस्तेमाल करेंगे, बड़े हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ईरान जिन हथियारों का इसराइल और अमेरिका के ऊपर मिडिल ईस्ट में जिन मिसाइलों का अमेरिकी बेस पर इस्तेमाल करके अमेरिका, अरब देश और इसराइल को घुटने पर लाया है, जिन हथियार, जिन ड्रोन, जिन रॉकेट का इस्तेमाल उसने इसराइल के खिलाफ करके इसराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म कर दिए हैं, उन हथियारों के बारे में मैं अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है रजाग्राफी सोशल, ये देख लीजिए, उस पर मैं कई ईरान के हथियारों के बारे में बता चुका हूं। ईरान की ऐसी मिसाइल जिसको डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, उसने अमेरिका और इसराइल की नाक में दम कैसे किया, कैसे लॉन्च हुई, कब बनाई गई, किस तरह से अमेरिका, इसराइल इन ईरान के हथियारों से परेशान हुए, इस चैनल पर मैं पहले ही अपडेट दे चुका हूं। और भी ईरान के हथियारों की जानकारी रजाग्राफी सोशल पे मैं देने वाला हूं। जाइए देखिए और उसको रजाग्राफी सोशल को सब्सक्राइब कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, हार का मजाक उड़ाया जा रहा है, अपने एलाइज उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तेल के दाम ससुरे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, सरकारी खजाना डोनाल्ड ट्रंप ने खोला और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। इससे गैसोलीन इंपोर्ट अमेरिका में बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जेब तो खाली होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी इज्जत डोनाल्ड ट्रंप की इससे बचेगी। लेकिन ये टेम्परेरी है, हो सकता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने छूट दिलवाई है पेट्रोल डीजल पे से, उनके दामों पे से, वो हो सकता है वो छूट खत्म हो जाए। चाइना अमेरिका पर भड़का है, कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिकल वॉरफेयर जो शुरू किया है ईरान के खिलाफ, ये काम नहीं करेगा किसी भी हालत में। अरब देशों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ईरान पीट पीट के समझा चुका है, इनको ससुरों को समझ में नहीं आ रहा। कतर ने अमेरिका से $4.5 बिलियन की डील की है, जिसके अंतर्गत अमेरिका से वो रिफ्यूलिंग टैंकर खरीदेगा। वो जो बड़ा वाला जहाज होता है जो उड़ते उड़ते फाइटर जेट को रिफ्यूल करता है,
वो जहाज कतर अमेरिका से खरीदेगा। ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने ईरान के टॉप चैनल पर आकर बहुत खरी क्लियर बात बोली कि ये हमें मानना होगा कि हम तेल एक्सपोर्ट 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल से अब तक का ये सबसे नुकसान वाला समय है। हम किसी भी तरह से कोई भी ज़रा सा भी ऑयल किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कड़वा सच है जो हमें मानना होगा। वहीं इजराइल लेबनान के ऊपर तोप दाग रहा है, बमबारियां कर रहा है। अभी भी देख लिया, उधर अमेरिका और इजराइल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सीज फायर लेबनान में इजराइल तोड़ रहा है, अमेरिका ने पलटकर हिजबुल्लाह पर उल्टा और पाबंदी लगा दी है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अपने चैनल पर लाइव बता रहा है, न्यूज चैनल पर इजराइल के बैठ के, कि मेरा बेटा लेबनान में तैनात है और उसके भाई दोस्त यार भी लेबनान में तैनात हैं। वो डिजर्व करते हैं कि वो लेबनान पर बमबारी करें और तबाही मचाएं। उधर इजराइल कहां मानने वाला है? ये देखिए, इजराइल ने लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर अपने दर्जनों लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हथियार तैनात कर दिए हैं। पूरी दुनिया खुद फैसला करे कि पूरी दुनिया में आतंक किसने मचा रखा है। लेबनान की जो सरकार है इस वक्त वो हिजड़ी सरकार इसलिए है, वो खुद के फैसले खुद इसलिए ले पाती है क्योंकि मैं आपको 1 साल से समझा रहा हूं कि लेबनान का राष्ट्रपति वहां के लोगों ने नहीं चुना, डोनाल्ड ट्रंप ने चुना। तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां कोई अपने हक की भी बात कर पाएगा। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान में शांति तभी आएगी जब हमारे इंटरनल मैटर में ईरान बोलना बंद करेगा और हम जो हिजबुल्लाह के खिलाफ फैसला लेंगे ईरान को मानना होगा। मेरे दोस्तों, तुर्की को भी इजरायली मिनिस्टर ने धमका दिया है। मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान इस वक्त डायपर पहन के चलता होगा। इसकी हरकतें कुर्दोगलू वाली हैं। ये रही इजरायली मिनिस्टर की धमकी कि अर्दोगान की रिजीम पूरे तुर्की को एक खतरनाक एडवेंचर में घसीट रही है। सीरिया के अंदर टांग अड़ाकर हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि सीरिया के अंदर तुर्की हो। हम अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस हैं और अर्दोगान अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमें खूब खोखली धमकी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब धमकी दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सीरिया में अगर तुर्की ने अपनी मौजूदगी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। यही तो करता है तुर्की। गाज़ा बर्बाद होने से पहले फिलिस्तीन पर जब शुरू से ही इस्राइल हमला कर रहा था, तब से लेकर गाज़ा पूरा बर्बाद कर दिया। रजब तैयब अर्दोगान ने बताइए क्या किया, जबकि मिडिल ईस्ट में सबसे तगड़ी फौजों में शुमार है तुर्की की फौज। आप बताओ मुसलमानों, अर्दोगान ने क्या किया? यहां तक कि जो गाज़ा वाले हालात में मेरे साथ मेरी रिपोर्ट रोज़ देख रहे थे गाज़ा के हालात पर, तो मैंने वो तमाम खबर आपको बताई थी कि सारी दुनिया जब इस्राइल से दूर हो रही थी तो यही रजब तैयब अर्दोगान की सरकार इस्राइल के साथ ट्रेड कर रही थी। खाना, पानी, अनाज इस्राइल को दे रही थी। यह है अर्दोगान की सरकार। और ख़ुद उस वक़्त नेतन्याहू ने कहा था कि ये जो ऊपर से हमें धमकी दे रहे हैं, अर्दोगान जो हमें धमकियां दे रहा है वो उसकी मजबूरी है, वो दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर अंदर वो हमारा साथ ही दे रहा है। तुर्की के द्वारा कहा गया है कि सीरिया के अंदर इस्राइल ने जो हमला किया हम वहाँ मौजूद नहीं थे, और जो नेतन्याहू ने हमारे खिलाफ सीरिया में जाल बिछाया है हम उसमें नहीं फंसेंगे। मतलब आपको इस बयान को सुनकर क्या लग रहा है कि तुर्की बहुत ताकतवर है? हैं? लग तो नहीं रहा भाई। अगर होता ताकतवर तो कहता कि हाँ हम हैं सीरिया के अंदर। जब इजराइल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारी भी तो सिक्योरिटी का खतरा है, कंसर्न है भाई, तो हम तो होंगे।
और अगर अगली बार हमला किया हमारी फौज के ऊपर तो हम जवाब देंगे। ये होता है बयान। नहीं, हम तो सीरिया में थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। ये जो जाल फंसाया ना, तुम उसमें हमें फंसा नहीं पाओगे नेतन्याहू। अब बताओ भैया, ये कोई धमकी है? भाई ऐसे बयान देने से अच्छा है कि तुर्की की सरकार अपना मुंह बंद रखे। मेरे दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, ये है तुर्की की औकात। तुर्की का एक समुद्री जहाज तुर्की के हथियारों से लदा हुआ, जिस जहाज के अंदर, समुद्री जहाज के अंदर 10 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 6 भारतीय थे। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने उस जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे अब सोमालिया लैंड लेके जा रहे हैं। तुर्की क्या कर पाया? ले, सीरिया के विदेश मंत्री ने इस्राइल के हमलों की निंदा की जो सीरिया पर इस्राइल कर रहा है, और कहा है, हिम्मत देखिए जवानी के लोगों की, कि अभी भी इस्राइल से बातचीत मुमकिन है। इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नेतन्याहू ने सीरिया पर हमला करवाया है, ये स्टूपिड हरकत है। इससे तुर्की से हम जंग के और करीब हो जाएंगे और सीरिया से हमारे रिश्ते खराब होंगे। भाई इस्राइल जो है ग्रेटर इस्राइल पर काम कर रहा है। हमारे आइम्मा, हमारे उलमा जो मासूमीन कह के गए हैं, जो किताबों में, इस्लामिक किताबों में हवाई नहीं होता। जैसे पिछले 40 साल से इस्राइल का यह ड्रामा था कि ईरान परमाणु बना रहा है, हर बार ईरान परमाणु बनाने वाला है, ईरान परमाणु बना चुका है, ईरान परमाणु बनाने के 7 दिन करीब है, ईरान परमाणु बनाने के 3 दिन करीब है। ये बातें 40 साल से नेतन्याहू और इस्राइल की सरकार घुमाती रही। आखिर में क्या हुआ? हाइप बनी गई और अमेरिका ने हमला कर दिया, इस्राइल ने भी हमला कर दिया। अब ऐसे ही इजरायली मिनिस्टर ने कहा कि सीरिया हमारे लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा बनेगा। हाँ, इन्हें पहले पता चल जाता है। जैसे ईरान को फ्रॉड करके बेकार करने की कोशिश की, अब इनका क्योंकि सीरिया पर कब्जा करना है, प्लान ये है, तो अब इन्होंने कहना, हवा बनानी शुरू कर दी है कि जी सीरिया आगे भविष्य में हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लिहाजा हमें पहले ही इनको पूरी तरह से बेकार करना होगा। यानी कब्जा करने की प्लानिंग है। फिर सीरिया पर कब्जा कर लेंगे, फिर कहेंगे भाई लेबनान हमारे लिए खतरा है, फिर लेबनान पर ऐसे ही हवा बनाएंगे, पूरी हवाबाजी करेंगे, माहौल बनाएंगे, फिर उस पर कब्जा करेंगे। लेबनान और सीरिया के इलाकों में ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। फिर ये जब सीरिया और लेबनान खा जाएंगे तो कहेंगे तुर्की हमारे लिए बड़ा खतरा है, फिर तुर्की का कुछ हिस्सा गया। देखिएगा, ये इस्राइल की जो मानसिकता है ना, वो ग्रेटर इस्राइल पर काम कर रहे हैं। बस ये दिमाग में रखिएगा। नेतन्याहू ने जानबूझकर तुर्की से टकराव पैदा किया है ताकि नेतन्याहू की प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहे। नेतन्याहू जब तक प्रधानमंत्री रहेगा वो आस पड़ोस के देशों से लड़ता रहेगा, जबरदस्ती उंगली करता रहेगा ताकि जंग चलती रहे और इसकी कुर्सी बची रहे। अब नेतन्याहू ने तुर्की को छेड़ा तो है, भले ही तुर्की कुछ कर नहीं पा रहा है, ना वो करेगा, लेकिन उसने अब अपनी फौज से तुर्की के मुद्दे पर हाई लेवल की मीटिंग शुरू कर दी है। इजराइल के दूसरे नेता भी कुर्दोगले के मुंह पर मूत रहे हैं। क्या ट्वीट किया देखो। इजरायली मिनिस्टर ने कहा तुर्की भी ऐसे गिरेगा जैसे ऑटोमन एम्पायर गिरा था। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सीरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और जोलानी को पाकिस्तान इनवाइट किया है। वहीं दोस्तों, कतर के एयर डिफेंस के चीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि हम अपनी पहले एयर सिक्योरिटी मजबूत करें, इससे वो तमाम अरब के देशों से जुड़ा हुआ है। उधर गाजा की भी सुनते जाइए। नेतन्याहू ने कहा कि गजा के अंदर कभी भी अब कोई घर नहीं बनेगा, ना वहां कोई काम होगा, ना इंटरनेशनल फौज हम वहां तैनात होने देंगे। हजरात, एक एक परिवार के 30-30, 35-35 लोग उनके जनाजे निकल रहे हैं, एक ही खानदान के।
अब ये देखिए कुछ दिन बाद और भी जो लाशें हैं वो मलबों से बरामद हुई हैं। कुछ की हालत ऐसी है लाशों की कि पहचानी नहीं जा सकती, कुछ ऐसी है जो सड़ रही हैं, लाशों से बदबू आ रही है। दर्जनों लाशें बरामद हुई हैं जिन्हें कल सुपुर्द खाक किया गया है। इजराइल लगातार गज्जा पर हमले शुरू कर चुका है। यह समझ लीजिए कि पिछले 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनी गाजा के लोगों की शहादत हो चुकी है, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं। हजरात, मैं इस चीज को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन वो चीज अब किसी और देश के साथ हुई है। गाजा के अंदर 2024 में इसराइल ने बमबारी की थी, जिसमें कई सारे इंटरनेशनल वर्कर्स भी मारे गए थे, जिसमें ये महिला है, ये लड़की है, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। इसराइल के आतंकी हमलों में ये भी मारी गई। अब ऑस्ट्रेलिया नाराज हो जाता, इस वजह से इसराइल ने दिखावा करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी की, और वो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था। करते करते आज की तारीख में अचानक से उस इन्वेस्टिगेशन को पूरी किए बिना उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया, जिस पर अब ऑस्ट्रेलिया भड़क गया है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इससे रिश्ते खराब होंगे। इसराइल यही करता है, जब क्लियर दिखता है कि गलती इसी ने की है तो ये शांत दुनिया को ये कह के करता है कि हम जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर टाइम खींचता है और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देता है। हजरात मोहतरम, गाजा की स्थिति बहुत बुरी है। अच्छी बात यह है कि मैं एक बार फिर से मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि मोदी सरकार ने, बल्कि ये देखिए वीडियो भी जारी किया गया है, ये देखिए मोदी सरकार ने डंके की चोट पर पार्टनरशिप का ऐलान किया है कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे फिलिस्तीन में, गाजा में। और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जनाब रणधीर जायसवाल ने साफ लिखा है कि पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर, #इंडिया फ़लस्तीन। और भारत ने कई बार मदद भी फिलिस्तीन को भेजी और हमेशा भेजता है। मैंने कल ही भारत का शुक्रिया अदा किया, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया, तो मुसलमान भड़क गए। अरे क्या आदत पड़ गई है सिर्फ गालियां सुनने की? अगर एक आदमी 99 काम बुरे कर रहा है, एक काम उसने अच्छा कर दिया, तो आप अगर हक पसंद है तो उसके एक काम की तारीफ तो करेंगे। अरे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कल तक जब भारत नहीं बोल रहा था कुछ भी, मोदी जी नहीं बोल रहे थे, मोदी सरकार कोई फिलिस्तीन गाजा के लिए उनके हक में फैसला नहीं ले रही थी, तो मैं ही तो था जो कहता था कि इजराइल की गुलामी कर रहे हैं। अब जब मैंने शुक्रिया अदा कर दिया कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया, मैंने ये भी कहा कि भैया हो सकता है कि दोनों हाथ में लड्डू चाह रहे हो, कि फिलिस्तीन भी इजराइल भी, लेकिन फिलिस्तीन को सपोर्ट तो मिला। अरे मिला कि मुसलमानों हो क्या गया? अपने आप को हक पसंद कहते हो। अगर मोदी इंसान बुरा है और 99 काम आपको पसंद नहीं है और एक काम उसने अच्छा किया, तो तुम उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्यों भाई? इतना जहर, इतना जहर। अरे कहते हैं मासूमीन की हदीस है, दुश्मन भी कोई हक बात कह रहा हो तो उसे सुनना चाहिए। क्या हुआ है मुसलमानों? ये मुसलमानों की तरबियत नहीं होनी चाहिए। अरे एक काम अच्छा किया तो अप्रिशिएट करो, क्या पता अल्लाह उसे और तौफीक दे, वो और अच्छे काम करे। ये छोटा मोटा काम नहीं किया मोदी सरकार ने। इजराइल के मुंह में मूत कर फिलिस्तीन और गाजा दोनों के साथ एग्रीमेंट किया कि 200 बेड वाला अस्पताल हम बनाएंगे जी। फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर, फिलिस्तीन के एजुकेशन मिनिस्टर, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, अरे पूरे फिलिस्तीन की कैबिनेट से मुलाकात कर ली भाई। और सिर्फ मुलाकात नहीं, मोदी सरकार ने डील कर ली इजराइल के मुंह में मूतते हुए कि जो सोचेगा सोचे इजराइल, जो करना हो करे इजराइल, हमें जो डील करनी हम करेंगे। सबसे बड़ी बात कि सारी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। 2
टू स्टेट सॉल्यूशन का इस्राइल विरोध करता है। मोदी सरकार ने बार बार कम से कम यह बात कही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। मोदी जी ने अपने मुंह से कहा कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीन बनना चाहिए। जिस दौर में इजराइल कह रहा है कि फिलिस्तीन को हम बनने नहीं देंगे, परसों नेतन्याहू ने कहा, 4 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इस्राइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन बनने नहीं देंगे, हम इस्राइलियों को चाहिए ही नहीं। उस दौर में मोदी सरकार ने कम से कम यह तो बोला कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी पूरी तरह से जो हमारी सोच है अलग है, जो अरब देश मांग कर रहे हैं वही तो मोदी सरकार ने कहा। अब एक बार मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया तो मुसलमानों को कहां पसंद आएगा? नहीं, हम कैसे भरोसा कर लें इतना अच्छा। अबे भाई मेरी बात सुनो, हमारे साथ धोखा हो सकता है। दूसरे देश में जाकर मीटिंग करके, ऐलान करके, ट्वीट करके, आधिकारिक पोस्ट करके, वीडियो जारी करके कोई झूठ बोलेगा क्या? अपनी बची कुची इज्जत भी उछालेगा क्या? अरे मानने को तैयार ही नहीं हो भाई तुम। राजा भाई आपको मोदियाबिंद हो गए। हंसी आई मुझे, लेकिन मैंने ये सोचा यार एक आदमी एक अच्छा काम अगर कर देता है, एक गुनाहगार आदमी भी है, वो कि कहा जाता ना कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। अरे यार तुम इतने मायूस कैसे हो गए भाई? हम तो कहते हैं अल्लाह इसी सरकार को इतनी हिदायत दे दे कि हमारे सारे काम इसी सरकार के द्वारा हो जाए, कुछ तो अच्छा हुआ। बहरहाल गाजा की पीस कीपिंग फोर्स बना रखी है अमेरिका ने। $200 मिलियन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रूव किए हैं कि गाजा के अंदर कंस्ट्रक्शन हो। इजराइल को एक और झटका लगा है। इजराइल ने E1 नाम से सेटलमेंट का ऐलान किया है वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के। यानी समझ लीजिए जैसे आप नोएडा में जाएंगे तो है ना गौर सिटी 1, गौर सिटी 2, इस तरह से। तो ऐसे इन्होंने एक पूरे इलाके का नाम कोड रखा E1 वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के इलाके में जहां पूरी बसावट है, और कहा कि यहां पर E1 इजराइलियों को बसाया जाएगा। E1 इलाके में वेस्ट बैंक में इजराइलियों को बसाया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा, फिलिस्तीनियों को हटाया जाएगा। इसके बाद जिसमें E3 देश भड़क गए हैं, यानी E3 में कौन है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तीनों देश भड़क गए इजराइल पर। कहा कि अगर ये लॉन्च किया गया सेटलमेंट तो हालात खराब होंगे, हमें तुम नाराज करोगे, हमारे रिश्ते तुमसे खराब होंगे। समझ गए दोस्तों? बहरहाल अगर गाजा के लिए हमारा जो छोटा छोटा प्रोग्राम चलता रहता है, गाजा के लिए आपके मन में है कि भाई वहाँ कुछ, अभी मेरा जो प्लान है वो ये है कि खाना जो है वो तकसीम करवाया जाए। और ये मान के चलिए कि एक मोहल्ले में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर हम पूरे अलग अलग जो हैं इलाके के जो लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे, उनको भी खाना तकसीम किया जाए। और वहाँ हमारी कोऑर्डिनेशन अभी हो रही है। अब हमें इंतज़ार है कि अगला वहाँ क्या, क्योंकि हम वहाँ रह नहीं रहे भाई, तो हमें क्या पता कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी का इंतज़ाम किया जाएगा। मन में आपके है कि कंट्रीब्यूट करना है तो देखिए ये बारकोड पे ट्राई कीजिएगा। अगर बारकोड काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिएगा। मदद 1 रुपया भी अगर आप देते हैं तो यकीन जानिए मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है। ठीक है, दिल हल्का हल्का महसूस करता है, कभी करके देखिएगा। फिलहाल के इस डिटेल ईरान, मिडिल ईस्ट सारी खबरों को मैंने एक ही रिपोर्ट में दे दिया है, क्योंकि लोग बड़ा कहते थे राजा भाई आप 1 घंटे की बनाओ हम वो भी देखेंगे। मेरी जान लो, ये सबसे लंबी रिपोर्ट ईरान पर, मिडिल ईस्ट पर, क्योंकि 2 टुकड़े नहीं किए, मिडिल ईस्ट और ईरान दोनों मिला दिया है। तमाम बड़ी खबरें मैंने आपको दे दी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।